मैं इस समय जेरूसलम में हूँ, वो भूमि जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र जगहों में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। तीन धर्मों की आस्था यहाँ पर है। जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है जहाँ पर यहूदियों की परम आस्था है। उसके ठीक पीछे अगर आप एक स्वर्ण गुंबद देखेंगे तो वो अल अक्सा मस्जिद है, और इसके साथ ही पीछे वो ईसाई स्थल भी है, वो गिरजा घर भी है जहाँ पर ईसाइयों की आस्था है। लेकिन तीन धर्मों की आस्था होने वाली पावन भूमि के बावजूद ये पृथ्वी की सबसे विवादित जगह भी है। सबसे अधिक विवाद और संघर्ष इस जगह को लेकर रहा है। आज भी जो परिस्थितियां इजरायल और हमास के बीच बनी हैं, उसके पीछे भी यही ऐतिहासिक विवाद है। तो आज आपको पहली बार कोई टीवी चैनल भारत का ले चलेगा उस सफर पर जहां से आप आज के मौजूदा महायुद्ध के हालात को समझ पाएंगे। ये जंग सिर्फ देशों की नहीं, ये जंग सिर्फ संगठनों की नहीं, ये जंग सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं, ये जंग है सभ्यताओं की। ये जंग है सदियों से चले आ रहे धर्म युद्धों का एक एक्सटेंशन। इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, अरब देश, अमेरिका, पश्चिम देश, मौजूदा जंग में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। लेकिन देखा जाए तो यह टकराव है तीन धर्मों का, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। जंग का बारूद इजराइल, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक में उड़ रहा है। लेबनान, सीरिया, ईरान तक तनाव है। लेकिन जंग की पृष्ठभूमि में है ये 35 एकड़ धरती पर एक बिंदु जैसा टिका जेरूसलम। जेरूसलम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और इसने देखी है दुनिया की सबसे भीषण लड़ाइयां। यहां मिटे और पनपे हैं कई साम्राज्य, सोलोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर। आज की जंग इन्हीं साम्राज्यों के उत्तराधिकार की जंग का एक हिस्सा है। यह सिर्फ एक संयोग ही है कि जो जेरूसलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों को बांटता है, उनके बीच संघर्ष की स्थितियां पैदा करता है, वही जेरूसलम ऐतिहासिक रिश्ते में इन तीन धर्मों को एक सूत्र में बांधता भी है। जेरूसलम की गलियों से होकर एक इतिहास निकलता है और वो तीनों धर्मों को एक धर्म में समेट देता है। ईसाइयों का आस्था प्रतीक चर्च है, इस्लाम की मान्यताओं की मस्जिद अल अक्सा और यहूदियों के धर्म का आधार सेकेंड टेंपल की बची दीवार। तीनों धर्म के अनुयायी यहां अकीदत रखते हैं। लेकिन जरा सा बदलाव या थोड़ा सा अधिकार दिखाने की चेष्टा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतार देती है। जो जंग जेरूसलम में सदियों पहले शुरू हुई, उस जंग का एक हिस्सा गाजा में लड़ा जा रहा है, एक हिस्सा वेस्ट बैंक को प्रभावित कर रहा है और एक हिस्सा पूरे मिडिल ईस्ट। हमास का तर्क है कि यह जंग अल अक्सा के लिए निर्णायक होने तक जारी रहेगी। इजराइल की कसम है कि मिडिल ईस्ट का इतिहास, भूगोल बदल जाने तक वो रुकेगा नहीं। एक तरफ यूरोपीय सभ्यता और दूसरी तरफ इस्लाम के 57 देश इस जंग को देख रहे हैं। चिंगारियां फैल रही हैं, संकेत महायुद्ध के बनते जा रहे हैं। यहूदियों को यह विश्वास है कि ये जो पश्चिमी दीवार है वो उनके सबसे प्राचीन मंदिर का हिस्सा है।
उनके सबसे प्राचीन टेम्पल का हिस्सा है। बेबीलोन सभ्यता के समय पहली बार इसे डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके बाद जब दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण हुआ तो फिर ये नष्ट किया गया। और मेरे ठीक पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं, उससे लगकर जितने भी यहूदी हैं वो अपनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे प्राचीन जो उनके पास निशान मौजूद है वो यही है। दीवार की शक्ल में बचे ये अवशेष जेरूसलम के अब तक के पूरे इतिहास के गवाह हैं। कभी ये दीवारें यहूदी के पहले उस सुलेमानी मंदिर का हिस्सा हुआ करती थी, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थान था। कहा जाता है कि 937 ईसा पूर्व यहूदियों का जब यहाँ फर्स्ट टेम्पल था तो वो इतना विशाल हुआ करता था जिसे घूमने में पूरा दिन लग जाता था। लेकिन खंडहर बता रहे हैं कि इसने कितने आक्रमणों को झेला और अब बस अस्तित्व के कुछ निशान बचे हैं। आइए बताते हैं ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले जब ईसाई और इस्लाम नहीं थे तब यहूदी धर्म हुआ करता था और उसके 10 कबीले यहाँ थे। यहूदी धर्म की शुरुआत हजरत अब्राहम से हुई। मुसलमान अब्राहम को ही हजरत इब्राहिम कहते हैं और उनको पैगंबर मानते हैं। अब्राहम 2000 ईसा पूर्व धरती पर आए थे। अब्राहम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक के बेटे थे याकूब। याकूब का ही एक नाम था इजराइल, जिनके नाम पर आज इजराइल देश बनाया गया है। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया और नाम रखा था इजराइल। याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। दूसरी तरफ हजरत इस्माइल के आने वाले वंशजों में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान कहलाए और इस्लाम धर्म शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर माने गए। यहूदी धर्म में हजरत मूसा का जन्म हुआ, जो मिस्र में जन्मे, लेकिन बाद में हजरत याकूब के बसाए इजराइल में लौट आए और ईश्वर के सुनाए 10 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत ही आज यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी में आगे चलकर सुलेमान हुए, जिन्होंने वो मंदिर बनाया जिसके अवशेष दीवार के रूप में मौजूद हैं। यहूदी धर्म में ही आगे चलकर ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिनके मानने वाले ईसाई कहलाए। दिलचस्प ये है कि मुसलमान हजरत मूसा और ईसा मसीह को भी पैगंबर मानते हैं। समय बीता और यहूदियों के किंग दाऊद और सुलेमान के बाद यहाँ बेबीलोनियों का कब्जा रहा। रोमन साम्राज्य आया जिसने यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया। आज जो दीवार है उसे वेलिंग वॉल यानी विलाप करने की दीवार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ ईरानियों का कब्जा रहा और धीरे धीरे इस्लाम की सत्ता आ गई। यहूदियों को यहाँ से खदेड़ा जाने लगा। 3 धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों की भावनाएं जेरूसलम से जुड़ी थीं। क्योंकि यहूदियों का साम्राज्य था, तब उनके धर्म का आधार ही यहाँ से जुड़ा था। उनके प्रार्थना स्थल मंदिर की दीवार आज भी है। उसी परिसर में है अल अक्सा मस्जिद, जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब आए थे और उनसे पहले आए पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी। साथ ही पास ही में है डोम ऑफ द रॉक, यहाँ से ही मोहम्मद साहब जन्नत के सफर पर गए थे। इस लिहाज से ये इस्लाम के लिए भी पवित्र भूमि है। यहीं पर है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, यहाँ ईसा मसीह को दफनाया गया था। इस्लामिक सत्ता के अधिकार से जेरूसलम को आजाद करने के लिए और ईसा मसीह के समाधि स्थल वाले स्थान को कब्जे पर लेकर ईसाई धर्म ने इस्लामिक सत्ता से 1095 से 1291 के बीच 7 धर्म युद्ध लड़े, जिन्हें क्रूसेड यानी सलीबी जंग कहा गया। इस्लामिक सत्ता के लोग दमिश्क में इकट्ठा हुए और अपनी लड़ाई को जिहाद नाम दिया। ये अरबी शब्द था और इसका अर्थ संघर्ष हुआ करता था, इस्लाम के लिए संघर्ष नहीं। फिलिस्तीन उस वक्त इस्लामिक साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। बाद में ब्रिटिश एम्पायर ने ऑटोमन साम्राज्य को हराया और अपने कब्जे में ये पूरा क्षेत्र ले लिया। 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बालफोर घोषणा की, जिसका उद्देश्य था यहूदियों को होमलैंड लौटाने का वादा, और इसके बाद दुनिया भर में बिखरे यहूदी वापस अपनी मातृभूमि लौटने लगे। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी संख्या में लौट आए कि ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशंस को यह मामला सौंप दिया। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच राष्ट्र का बंटवारा कर दिया और हजरत याकूब के समय बनाए गए राष्ट्र के आधार पर ही यहूदियों ने अपने राष्ट्र का नाम दिया इजराइल। आज भी धर्म स्थल पर अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर कब्जे को लेकर वो जंग जारी है। हमास फिलिस्तीन से निकला एक संगठन है और अल अक्सा की लड़ाई लड़ने का वादा कर रहा है। इजराइल अपने यहूदी धर्म की और अमेरिका इस जंग का एक अहम हिस्सा।
समय के साथ बस नाम और पहचानें बदली हैं, लेकिन किरदार वही है। एक ही धर्म से निकले 3 अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग। जेरूसलम की स्थिति बहुत पेचीदा है। यहाँ पर आप ऊंची ऊंची दीवारें देखेंगे और जैसे मेरे पीछे का हिस्सा आप देखेंगे तो ये हिस्सा हो जाता है ईस्ट जेरूसलम का। हम आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं जेरूसलम को लेकर इस समय किसकी सत्ता, कौन सा हिस्सा किसके नियंत्रण में और कहां पर सबसे अधिक विवाद। यरूशलेम की इन गलियों की तरह ही इस शहर की कहानी भी उलझी हुई है। कहीं यहूदियों की बस्ती, कहीं मुसलमानों का इलाका, कहीं ईसाइयों का कस्बा। हमास का दावा है कि वो यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहा है। इजराइल का कहना है कि इस शहर का इतिहास यहूदियों से जुड़ा है और उस इतिहास को आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेगा। मतभेद और मनभेद के बीच इस शहर में हर तरफ आज सन्नाटा है। दुकानें बंद हैं, गलियों में पहरा है। हजारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन मुश्किल से सैकड़ों लोग हैं। इस भीड़ में टूरिस्ट कम और पत्रकार और सैनिक ज्यादा हैं। इस शहर को समझने के लिए आपको समझना होगा इस शहर के नक्शे को। आज यरूशलेम अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच विभाजन और संघर्ष की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन इस शहर का इतिहास इन लोगों को आपस में जोड़ता भी है। मेरे पीछे फेंस के परे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन का शहर रामल्ला, रामल्ला यानी कि उनका जो डिफैक्टो कैपिटल है वो है। कोई भी इजरायली या इजरायली पासपोर्ट के साथ उस हिस्से में जाने से प्रतिबंधित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये विवाद का क्षेत्र। इससे पिछले हिस्से में और मेरे इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्टोन वॉल जहां पर लग जाता है तो वो फिलिस्तीन का हिस्सा हो जाता है। जेरूसलम का जो पूरा इलाका है वो कुछ इसी तरीके से विवादों के बीच उलझा हुआ है। इस शहर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ईसाइयों का अपना इलाका है, यहूदियों का इलाका अपना है, आर्मेनियाई लोगों का अपना और मुसलमानों का अपना। और ये चारों इलाके मिलाकर यरूशलेम को परिभाषित करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इलाका मुसलमानों के पास है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा। इसके बाद ईसाइयों के पास, फिर यहूदियों के और सबसे कम आर्मेनियाई लोगों के पास। हर इलाके की अपनी आबादी है। माना जाता है कि यरूशलेम में ईसाइयों के हिस्से में सबसे ज्यादा जमीन है, क्योंकि आर्मेनियाई भी ईसाई ही होते हैं। और उसके बाद है 2 एकड़ का एक प्लॉट, जो दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से एक है, इसलिए कि दुनिया के 3 बड़े धर्म इस प्लॉट पर दावा करते हैं। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं टेम्पल माउंट और इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं ये चर्च सदियों पुराना बताया जाता है। यहाँ पर ये मान्यता है कि यहीं पर जीसस क्राइस्ट ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। यहीं पर वो शैया है जहाँ पर बुरी तरीके से जख्मी होने के बाद उनको अंतिम बार लेटाया गया था और यहीं पर उनका कब्र भी है, उनका टूम भी है। दरअसल ईसाइयों ने भी इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए 7 महायुद्ध लड़े। 1948 में गठन हुआ था इजराइल का। वो यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि टेम्पल माउंट वहीं मौजूद था। अरब मुल्कों ने इसका विरोध किया, लड़ाई हुई और यरूशलेम में इजराइल का प्रभाव बढ़ता चला गया। जितनी बार लड़ाई हुई उतनी बार इजराइल का वर्चस्व बढ़ता गया। आज टेम्पल ऑफ माउंट की सुरक्षा भी इजराइल के जिम्मे है। यरूशलेम में 70% हिस्से पर पहरेदारी इजराइल की है। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि पूर्वी यरूशलेम जहां टेम्पल माउंट है उसे फिलिस्तीन भविष्य की राजधानी कहता है। एक देश के तौर पर इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया, लेकिन इस पूरे क्षेत्र का उल्लेख अगर हम देखें तो ग्रीक सभ्यता, जो रोमन सभ्यता है, उस दौरान भी बाइबल में भी इसका उल्लेख एक साम्राज्य के तौर पर मिलता है। लेकिन फिलिस्तीन का इतिहास क्या है? आखिर क्या वजह है कि वो 2 हिस्सों में, 2 कोनों में इजराइल के सिमट कर रह गया है?
फिलिस्तीन की कहानी शुरू होती है वहां से जब इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। ऑटोमन यानी उस्मानिया साम्राज्य था जिसके अंदर फिलिस्तीन हुआ करता था। ये अरब लोगों का स्थान था। यहूदी यहां से भगाए जा चुके थे। ब्रिटिश एम्पायर ने जब ऑटोमन साम्राज्य को हराया तब यहूदियों को वापस लौटने का आह्वान किया गया और यहूदी वापस आने लगे। यहूदियों की संख्या बढ़ी तो यूनाइटेड नेशंस के जरिए बंटवारा हो गया। बंटवारे के समय फिलिस्तीन को 48% जमीन दी गई, इजराइल को 44% जमीन दी गई। जेरूसलम यूएनओ के पास रह गया। 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाइयां हुई। हर बार इजराइल फिलिस्तीन पर भारी पड़ा और फिलिस्तीन अपनी जमीन खोता चला गया। अब फिलिस्तीन मात्र 12% जमीन पर सिमट चुका है। आज फिलिस्तीन का बचा हुआ जमीन का हिस्सा भी 2 टुकड़ों में बंट चुका है, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। हमास ने फिलिस्तीन की राजनीतिक पार्टी फतह को हराकर 2006 में गाजा पट्टी पर कब्जा जमाया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हजारों रॉकेट से जो हमले हुए वो इसी गाजा पट्टी से हुए। इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी में अपना अभियान चला रही है और चुन चुन कर हमास का खात्मा कर रही है। फिलिस्तीनी अधिकांश तौर पर 2 हिस्सों में रहते हैं। एक गाजा पट्टी जहां पर इस समय हमास को खत्म करने के लिए आक्रमण चल रहा है और दूसरा वो जगह जहां पर इस समय मैं मौजूद हूँ। लेकिन इन दोनों जगहों के व्यवहार में इस समय इतना ज्यादा परिवर्तन, इतना ज्यादा भेद आप क्यों देख रहे हैं, ये समझना भी इस विवाद को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी हो जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है वो दरअसल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व की लड़ाई है। जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही है उस पर अलग अलग समय में यहूदी, ईसाई और इस्लाम का नियंत्रण रहा है। ये अलग बात है कि समय के साथ इन सभी में लड़ाई की भावना बढ़ती गई और आज स्थिति यह है कि फिलिस्तीन अपने पड़ोस में इजराइल नहीं चाहता और इजराइल अपने पड़ोस में फिलिस्तीन। लेकिन लड़ाई का जो माहौल गाजा में है वो वेस्ट बैंक में क्यों नहीं है? जिस तरह से हमास आक्रमण कर रहा है उस तरह से पीएलओ क्यों नहीं कर रहा? गाजा से रॉकेट दागे जा रहे हैं लेकिन वेस्ट बैंक से क्यों नहीं? दरअसल फिलिस्तीन का कुल क्षेत्रफल 6020 वर्ग किलोमीटर है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ऐसे क्षेत्र हैं जो ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टीन का हिस्सा रहे, लेकिन 1967 में 6 डे वॉर जीतने के बाद ये इजराइल के कब्जे में आ गए। इजराइल ने जितनी लड़ाइयां अभी तक लड़ी हैं उसमें उस 6 डे वॉर का उल्लेख बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं, इस तरह की जितनी भी इमारतें आपको इस पूरे इलाके में नजर आ रही हैं ये सारी उस 6 डे वॉर के बाद से इजराइल के हिस्से में आ गई हैं। पहले यहाँ पर इन्हीं बैरक्स में जॉर्डन के सैनिक रहा करते थे। कभी जॉर्डन के सैनिक रहते थे यहाँ पर। आज आप इस पे अलग अलग तरह की ग्राफिटी जरूर देख लेंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से खाली है, अबैंडन्ड है और ये जो पूरा जमीन का क्षेत्र है वो इजराइल के हिस्से में है। वेस्ट बैंक 2173 वर्ग मील का इलाका है जो जॉर्डन नदी और डेड सी के पश्चिमी तट से लगता है, इसीलिए नाम पड़ा वेस्ट बैंक। यरूशलेम वेस्ट बैंक का हिस्सा माना जाता है, जबकि पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपने दावे करते हैं। 1995 के ओस्लो अकॉर्ड ने फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक को 3 प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया, ए, बी और सी। तब ये एक अस्थायी व्यवस्था थी, अभी भी ये व्यवस्था ऐसे ही बनी हुई है। एरिया ए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रशासनिक और पुलिस नियंत्रण में है। इसमें वेस्ट बैंक का 18% हिस्सा आता है। वेस्ट बैंक के 3 हिस्सों में से ये इलाका सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला है। इसमें जिन इलाकों में निर्माण किया जा सकता है वो एरिया सी की सरहद से लगते हैं। एरिया बी पर भी फिलिस्तीन अथॉरिटी का प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल के पास है। ये वेस्ट बैंक का 22% हिस्सा है। एरिया बी में फिलिस्तीन अथॉरिटी के नियंत्रण में शिक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य आता है। फिलिस्तीन के ज्यादातर लोग एरिया ए और एरिया बी में रहते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं है, बीच बीच में एरिया सी इनको बांटता है। एरिया सी का पूरा नियंत्रण इजराइल के हाथों में है। ये वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा है। इसमें करीब 3 लाख फिलिस्तीनी और 4 लाख इजरायली सेटलर्स रहते हैं। एरिया सी का 30% हिस्सा मिलिट्री की फायरिंग जोन में आता है।
इन्हीं ट्रेनिंग एरिया के इर्द गिर्द करीब 38 फिलिस्तीनी समुदाय भी रहते हैं। यूएन में फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। फिलिस्तीन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन जनरल असेंबली की डिबेट में हिस्सा ले सकता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधिकारिक प्रतिनिधि मानता है। पीएलओ को फतह पार्टी लीड करती है और वेस्ट बैंक के इलाकों में इसका कंट्रोल है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, लेकिन महमूद अब्बास के पास मिलिट्री पावर नहीं है। वेस्ट बैंक की सुरक्षा इजराइल के ही भरोसे है और यहाँ हमास की तरह कोई बड़ा आतंकी संगठन नहीं। हमास के कुछ विंग जरूर हैं और वही रॉकेट दाग रहे हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बीच की दूरी 93.2 किलोमीटर है। इजराइल भूमध्य सागर और मिस्र की सीमाओं से घिरा हुआ है गाजा का इलाका। गाजा इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद है। 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका मिस्र से भी लगता है। गाजा सिटी गाजा की राजधानी है और 23 लाख आबादी रहती है गाजा में। यहाँ पर हमास का कब्जा है। 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर कंट्रोल पा लिया और इसी इलाके से उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। युद्ध की तैयारी 2021 से करनी शुरू की थी और 2021 में इस ट्रेड कॉरिडोर की कोई बातचीत भी नहीं थी और इजराइल की इंटीग्रेशन की भी कोई बातचीत नहीं थी। हमास ने ये हमला किया क्योंकि 65 से 70 साल तक से लगातार एट्रोसिटीज कमिट कर रहा था इजराइल अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। दूसरा, नेतन्याहू ने 7 लाख लोगों को सेटल किया है पैलेस्टीनियन लैंड के अंदर, ईस्ट जेरूसलम के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर। तीसरा, जो मुस्लिम का थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट साइट है अलास्का मॉस्क, उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और दबदबा बना लिया है। चौथा, जो रॉक डोम है, गोल्डन डोम है रॉक के ऊपर, जो 1500 साल पुराना है और कहा जाता है कि उसी के माध्यम से, उस रॉक के माध्यम से प्रॉफिट मोहम्मद भगवान के पास ऊपर हेवन में गए। उस टेम्पल को और उस रॉक गोल्डन डोम को बर्बाद करके वहाँ एक जूइश टेम्पल बनाना चाहते हैं। ये मुख्य वजह है इस हमले की। फिलिस्तीन अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से इजराइल पर निर्भर रहता है। यही कारण है कि कितनी भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद काम करते हुए फिलिस्तीनियों को आप देखेंगे जो कि इजराइल की सीमा के भीतर दाखिल होते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच, इन दोनों देशों के बीच की जो कड़ियाँ हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, हम जरा उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। इजराइल, छोटा सा एक देश जो कभी झुका नहीं, टूटा नहीं, हारा नहीं। एक ऐसा देश जो अपने 13 पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरा है और इनमें से एक है फिलिस्तीन, जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और इजराइल पर निर्भर भी है। फिलिस्तीन में बिजली इजरायली कंपनियां सप्लाई करती हैं। फिलिस्तीन के घरों में पानी इजरायली सरकार पहुंचाती है। वेस्ट बैंक में कई अस्पतालों का मेंटेनेंस इजराइल के भरोसे है। वेस्ट बैंक और गाजा में गैस की सप्लाई इजराइल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिजली और पानी के अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसके लिए भी फिलिस्तीन इजराइल पर ही निर्भर है। इजराइल फिलिस्तीनी इलाके की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन के लोग जो नौकरी करते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा या तो इजराइल में काम करता है या फिर उसकी बसाई बस्तियों में। 2022 तक 1.5 लाख फिलिस्तीन इजरायली कंपनियों में काम कर रहे थे। 40 लाख की जनसंख्या में 1.5 लाख फिलिस्तीनी इजरायली कंपनियों में काम करते हैं। इन 1.5 लाख फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक की जीडीपी में 1/4 योगदान है। फिलिस्तीनियों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और यह तस्वीर आपको वेस्ट बैंक के हर इलाके में नजर आ जाएगी। 10,000 की जनसंख्या पर सिर्फ 13 बेड का एक अस्पताल है। फाइनेंशियल स्तर पर फिलिस्तीन इजराइल के सामने कहीं टिकता नहीं है। भले ही दोनों ओर से रॉकेटों की बौछार हो रही हो, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर देखें तो जंग के नुकसान का असर सबसे ज्यादा फिलिस्तीन पर ही होता दिख रहा है। फिलिस्तीन 80% आयात इजराइल से ही करता है। 60% बिजली आपूर्ति इजराइल से आयात की जाती है। 40% गाजा में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन इस बिजली प्लांट के लिए डीजल फिलिस्तीन इजराइल से ही आयात करता है। फिलिस्तीनी इलाकों में पानी की सप्लाई में लंबा गैप होता है। ऐसे में ज्यादा कीमत देकर इजराइल से पानी आयात करना पड़ता है।
सिर्फ पानी खरीदने में फिलिस्तीनियों को अपनी आय का 8 से 13% खर्च करना पड़ता है। लिहाजा इस युद्ध में जब इजराइल ने बिजली और पानी की सप्लाई गाजा में रोक दी है तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कई इलाकों में लोगों के पास मोबाइल चार्ज करने लायक भी बिजली नहीं है। इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। न सिर्फ जीडीपी में फासले को लेकर फिलिस्तीन इजराइल से बहुत पीछे है, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी ये कहीं टिकता नहीं है। एक और जहां फिलिस्तीन की जीडीपी का आकार लगभग 19 अरब डॉलर है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल की जीडीपी आईएमएफ के अनुसार 2023 में अनुमानित 564 अरब डॉलर के करीब है। इजराइल की पर कैपिटा इनकम 58,270 डॉलर है, वहीं फिलिस्तीन में ये आंकड़ा महज 3,789 डॉलर है। 2022 में इजराइल ने 7,358 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, तो वहीं फिलिस्तीन का एक्सपोर्ट मात्र 135 करोड़ डॉलर रहा। हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन की ओर से निर्यात किए जाने वाला सामान का ज्यादातर हिस्सा जॉर्डन, यूएई, ईरान जैसे देश नहीं बल्कि इजराइल ही खरीदता है। इजराइल हमास जंग का हर पहलू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इजराइल के अलग अलग हिस्सों से, इजराइल से लगती हुई अलग अलग देशों की सीमाओं से आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं। मैं इस समय जहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे डेड सी है और उसके ठीक उस तरफ जो आप पहाड़ी और सेटलमेंट देख रहे हैं वो देश है जॉर्डन। पूरब और पश्चिम की सीमाएं जो इजराइल की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि फिलिस्तीनी जो आबादी है वो या तो गाजा पट्टी में है या फिर वेस्ट बैंक में है, और इसीलिए हर जगह से मैं आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रही हूँ। वहां के लोगों से बातचीत करके उनके मन में क्या है, इस युद्ध को लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय ये समझना चाहती है कि इस युद्ध में अब आगे क्या। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आज का दिन क्या हुआ है, किस तरीके से गाजा में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ आक्रमण किए गए हैं, कैसा बीता है युद्ध का 22वां दिन। ये इजराइल का इंतकाम है। गाजा धमाकों से गूंज रहा है। 22 दिनों से आसमान से नॉन स्टॉप बमों की बारिश हो रही है। इजराइल रुकने को तैयार नहीं। इजराइल ने ठान लिया है कि वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। बमों की आग और धुआं रह रहकर गाजा के शहरों के सन्नाटे को चीर रहा है। हर तरफ से चीत्कार उठ रही है। दिन रात सुबह शाम रह रहकर गाजा पर बम गिर रहे हैं। तबाही का ऐसा मंजर दुनिया ने हाल के सालों में शायद ही देखा हो। जंग के 22वें दिन ये तबाही और गहरी हो गई है और बीभत्स हो गई है। गाजा की तबाही का आलम देखिए। यहाँ की 40% इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ गिरी इमारतों का मलबा है। पानी, बिजली, नेट सब कुछ कट चुका है और इन तबाह इमारतों के बीच लोग जान की गुहार लगा रहे हैं। इजराइल थमता हुआ दिख नहीं रहा। हमलों की रोज नई किश्त जारी हो रही है। चौबीस घंटे में इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर बमबारी की। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि हमास और इजराइल की जंग किस कदर खतरनाक हो गई है। इजराइल के मरकाबा टैंक लगातार गाजा पट्टी की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। फेंसिंग को तोड़कर ये टैंक लगातार गाजा में जा रहे हैं। ये फाइनल अटैक की तैयारी है, सबसे बड़ा हमला जिससे दुनिया सहमी हुई है। जो इन्फेंट्री अंदर गई है गाजा के अंदर, पिछली बार की तरह भी वापस नहीं आई है। वो जितने इलाके में अंदर घुस गई है वहां जाकर रुक गई है और वहीं उन्होंने अपना अभी जो है अपने मोर्चे बना लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चाहे इसको हम फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑफेंसिव ना बोलें,
पर ये एक लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव जरूर है, जिसमें आईडीएफ अंदर जाके वापस नहीं आई है। आज सुबह आईडीएफ का जो स्पोक्स पर्सन है, इजरायली फौज के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी कि इस हमले में कोई भी इजरायली सैनिक नहीं मारा गया है। और उन्होंने काफी ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ किलोमीटर अंदर तक गाजा में कब्जा कर लिया है। और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हॉस्टेजेस है उनको छुड़वाना, और जो हवाई फायर उनके ऊपर अभी हो रहा है गाजा के अंदर, उससे अपने आप को बचाव करना है। इजराइल के मरकावा टैंक गाजा पट्टी के अंदर पोजीशन ले चुके हैं। 2 शहरों पर इजराइल की सेना ने जमीनी हमले किए। गाजा के भीतर टैंकों के हमले की ये ताजा तस्वीर है। लगातार भारी बमबारी की जा रही है। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस को पहले ही काट दिया गया है। वायुसेना सुरंगों और अहम इमारतों पर हमले कर रही है। हमलों में इजराइल व्हाइट फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे हमास भी दहल गया है। वेस्ट गाजा सिटी में इजराइल के ताजा हमलों में 100 लोगों के मरने का दावा किया गया है। इजराइल के मरकावा टैंक गाजा पट्टी में हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। अभी तक की रणनीति ये है कि इजराइल छोटे छोटे जमीनी हमले करके हमास की कमर तोड़ रहा है। अब इजराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। पहला मोर्चा आसमान से हो रही बमों की बरसात, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है। दूसरा मोर्चा समंदर से गाजा पर हमला, इस पर भी इजराइल का एक्शन जारी था। चुनौती तीसरे मोर्चे की थी, गाजा में टैंक के साथ जमीनी हमले की, जिसके लिए इजराइल अब तैयार हो चुका है। जॉर्डन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि इजराइल ने जमीनी जंग शुरू कर दी है। हमास ने भी कहा है कि वो इजराइल की सेना के ग्राउंड अटैक का सामना कर रहा है, लेकिन इजराइल ने इससे भी खतरनाक रणनीति अपनाई है, जिससे गाजा को हर तरफ से घेरा जाएगा। अमेरिका का भी कहना है कि इजराइल हमास युद्ध में खतरनाक क्षण आ गया है। इजराइल की जनता भी चाहती है कि सेना जमीनी हमले में जोरदार तेजी लाए, क्योंकि बिना जमीन पर उतरे हमास को खत्म करना नामुमकिन है। श्वेता सिंह, शिव अरूर के साथ राजेश पवार, इजराइल आज तक।